Hello and welcome to this another lecture number 22। तो यहाँ पे आज हम और कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली चीज़ हम यहाँ पे लिखने वाले हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, इसमें से इम्पोर्टेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमें क्या देता है, इससे हमें क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं पहले एक ग्राफ यहाँ पे ड्रा करता हूँ, ठीक है। सपोज मान लो दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस इज वेलोसिटी एक्सिस। तो मान लो किसी फंक्शन का हमें यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज तो हमें सबको पता है कि ये जो क्वाड्रेंट होता है इसमें ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो दैट मीन्स ये जो क्वाड्रेंट है, ये वाला क्वाड्रेंट जो है, इसमें एक्सिस प्लस यानी कि एक्स यहाँ पे पॉजिटिव होता है, वाई यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, ठीक है। अब अगर इसमें जाएंगी तो एक्स यहाँ पे नेगेटिव रहता है, वाई यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो इसकी बात अगर हम करेंगे थर्ड, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे तो एक्स यहाँ पे नेगेटिव है, वाई यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है, वाई यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, उस कर्व के अंडर जितना एरिया होता है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस देता है। तो डिपेंड्स अपॉन आज के हमें क्या फाइंड आउट करना होता है। तो अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा जो कर्व है वो ये है, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी कर्व, वेलोसिटी फंक्शन का कर्व ये है। तो अब इसके अंडर जो एरिया आ रहा है, ठीक है, सपोज मान लो दिस इज A1, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, और ये जो दूसरा वाला एरिया है, ठीक है, इसको मान लेते हैं A2। अब देखो फॉर वेलोसिटी या मतलब फॉर डिस्प्लेसमेंट हमें क्या करना होगा, हम लिखेंगे A1। तो इसका देख लो, दूसरे वाले का जो फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, इसमें दोनों नेगेटिव है, दैट मीन्स एरिया इज नेगेटिव टर्म्स में आ रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -A2, तो इट विल गिव मी डिस्प्लेसमेंट। अब कितना आ रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर डिस्टेंस है, फॉर डिस्टेंस, तो यहां पे ये चीज नोट करके रख लीजिए, फॉर डिस्टेंस A1 प्लस A2। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम साइन का जो है, यहां पे हम साइन का कोई मतलब केयर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब देख लो ऐसा क्यों है। यहां पे मान लो सपोज दिस इज पॉइंट A टू पॉइंट B, देन मैं जा रहा हूं पॉइंट B से पॉइंट C तक, देन मैं जा रहा हूं पॉइंट C से पॉइंट D तक, देन आ रहा हूं मैं पॉइंट D से E तक। अब यहां पे अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस क्या है मेरा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE, ठीक है। तो यहां से मैं यहां तक आ जाऊंगा अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी। लेकिन अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी होगी तो आई विल गो डायरेक्टली फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट में मेरा क्या होगा, जिस तरीके से आपने रिजल्टेंट वेक्टर्स को देखा है उसी तरीके से यहां पे भी हम करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू AE। तो अगर मैं यहां पे वेक्टर सम लगाता हूं, फॉर एग्जांपल जिस तरीके से वेक्टर सम में मैं क्या लिखूंगा, AB प्लस है, प्लस BC प्लस है, माइनस CD नेगेटिव है, माइनस DE नेगेटिव है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर जो हमने साइन कन्वेंशन सेट करके रखा है, अकॉर्डिंग टू दैट साइन कन्वेंशन, यहां पे क्या है, ये वाला पॉजिटिव है,
ये वाला भी पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा है, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला भी नेगेटिव है। तो इस तरीके से हम इन चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं। तो इसी वजह से हम यहां पे क्या करते हैं, जब हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी होगी तो उस टाइम हम साइन कन्वेंशन का पूरा ख्याल रखेंगे कि वेलोसिटी ग्राफ कहां पर है। ठीक है, अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव लेंगे, तो माइनस में है तो माइनस यहां पे क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन, दैट इज इट। ठीक है, तो अब यहां पे मैं कुछ चीजें और यहां पे लिखूं, इनको आप नोट करके रख लीजिए। नोट, हाँ, तो ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की यहां पे। अब हम जाते हैं किसके ऊपर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो जिस तरीके से हम यूनिफॉर्म मोशन में क्या बताते हैं कि इफ ए बॉडी कवर्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस या इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि एक घंटे में, पहले एक घंटे में बॉडी ने मान लो 4 किलोमीटर कवर कर लिए, फिर दूसरे घंटे में फिर से 4, फिर से 4, इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन अगर अब इसमें अनइवननेस आ गई, ठीक है, मतलब पहले घंटे में 1 किलोमीटर, सेकंड घंटे में 3 किलोमीटर, थर्ड घंटे में 5 किलोमीटर या और कुछ, तो इस तरीके से। तो अगर मैं यहां पे अब इसकी डेफिनेशन लिखूं, ठीक है, अगर मैं इसके अंडर अब कुछ चीजें लिखूंगा, वेरिएबल वेलोसिटी फर्स्ट डिफिनेशन, तो यहां पे अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल intervals of time, or if a body covers unequal distance या displacement in equal intervals ऑफ टाइम, तो यहां पे दो कंडीशंस में बता सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं घंटा ले रहा हूं, पहला घंटा, सेकंड घंटा, थर्ड, मतलब कि टाइम इंटरवल सेम है, इक्वल टाइम इंटरवल, लेकिन डिस्टेंस जो उसमें कवर हो रही है दैट इज डिफरेंट। यहां दूसरे साइड, मतलब दूसरे तरीके से इसको डिफाइन कर सकता हूं। पहला किलोमीटर कवर करने में मुझे 1 घंटा लगा, सेकंड किलोमीटर कवर करने में मुझे 2 घंटे लगे, थर्ड घंटा आधे घंटे या 5 घंटे, इस तरीके से। मतलब यहां पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ठीक है, अब हम इसके बाद कुछ डेफिनेशन लिखते हैं। वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, an object is said to be an object is said to be in variable या is said to have variable velocity। अब देखो यहां पे क्या क्या लिख रहा हूं, if first condition its speed or its direction of motion or both changing with time, यानी कि या तो इसकी स्पीड चेंज, या तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, या तो स्पीड चेंज हो रही है, या दोनों, तो तब हम बोल सकते हैं कि ये वेरिएबल वेलोसिटी है। तो एवरेज वाला ये चीज इस तरीके से है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, थिंग्स टू रिमेंबर, फर्स्ट चीज क्या है,
if the tangent at a point on position time graph, if the tangent at a position on position time graph is upwards the right, implies slope is positive, hence velocity is taken पॉजिटिव। अब देखो कैसे, यहां पे अब मैं ग्राफ बनाऊंगा पहले, ठीक है। सपोज मान लो दिस इज टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, ठीक है। मान लो कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो यहां पे मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूं, अगर मुझे यहां पे इसका स्लोप बताना है, तो अगर मैं इस पॉइंट को बताऊं, लेट अस सपोज दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज y1, दिस इज y2। हमें पता है, क्या पता है कि अगर हम tan किसी का निकालते हैं, मैंने पहले भी बताया कि dy by dx इज इक्वल टू tan इज इक्वल टू स्लोप। तो अगर हम सेम तरीके से यहाँ पे tan थीटा निकालना चाहेंगे इस ट्रायंगल का, ठीक है। सपोज इस ट्रायंगल का मैं नाम दे रहा हूं ABC, तो मैं क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे BC, बेस क्या है AB। तो मैं यहाँ पे इसका स्लोप लिख रहा हूं, दैट मीन्स स्लोप हियर, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। क्योंकि यहां पे अगर मैं वेलोसिटी ले रहा हूं तो दैट इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व पोजीशन टाइम ग्राफ में। तो किसके बराबर आएगा, वो आएगा मेरा यहाँ पे y2 माइनस y1, दिस माइनस दिस, या इस तरीके से लिखूंगा मैं, इट विल बी BC अपॉन AB, दैट विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आप कर्व से क्लियरली देख सकते हैं, ये जो y2 है इट इज ग्रेटर देन y1, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो y2 माइनस y1 है इट इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि y2 बड़ा है y1 छोटा है, ठीक है। तो इंप्लाइज दिस इज पॉजिटिव। अब सेकंड पे जाएंगे, x2 यहां से यहां तक है, यहां ओरिजिन से यहां तक है, x1 यहां से यहां तक है, दैट मीन्स x2 इज ग्रेटर देन x1, सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इंप्लाइज पॉजिटिव क्वांटिटी, हेंस वेलोसिटी इज पॉजिटिव। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है जो मैंने ऊपर लिखा कि अगर हमारा स्लोप, इफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ इज अपवर्ड द राइट, स्लोप इज पॉजिटिव, हेंस वेलोसिटी इज टेकन पॉजिटिव। तो या अगर फॉर एग्जांपल अगर कर्व इस तरीके से होगी तो टेंजेंट इसका ये आ रहा है, यहां छोड़ो इस चीज को, आप यहां तक कि ये चीज आपके लिए एनफ है, इस चीज को याद रखो, ठीक है। अब सेकंड चीज में क्या लिखूंगा, अब सेकंड चीज यहां पे मैं लिख रहा हूं या मैं थोड़ा सा यहां पे इसी को लेके आता हूं, यहां पे लिख लेते, ठीक है। This is our second point. If the tangent at a point on position time graph is upwards की जगह downwards, the right downwards the right slope is negative
hence velocity is taken negative। तो इसका मतलब क्या है, अब देख लो, जैसे हमने पहले ग्राफ किस तरीके से बनाया था, ओरिजिन से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे हम कुछ उल्टा करेंगे, उसका नेगेटिव स्लोप दिखाना है, तो हम इस तरीके से करेंगे टी एक्स, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां पे मैं इस तरीके से भी ले सकता हूं, अगर आपको ये चीज तो इस तरीके से भी ले सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे भी मैं इस चीज को दिखा सकता हूं, ठीक है। तो क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ ज्यादा डील करते हैं हम यहाँ पे, तो उस वजह से सपोज मान लो यहाँ मैं पहले इस तरीके से करता हूँ, मान लो कि मुझे इसका स्लोप बताना है, तो सेम ए बी एंड सी। अब देख लो, दिस इज x1, ठीक है, दिस इज x2, ठीक है। तो दिस इज तो पहले बॉडी कहां पे थी, बॉडी पहले यहां पे थी, तो दिस मीन्स दिस विल बी y1 एंड दिस विल बी y2। क्यों, क्योंकि ये इसके बाद आता है, पहले ये आता है, यहां पे देखो x1 पहले आता है, फिर x2 आता है, या सॉरी t1 t2, यहाँ पे b t2 माइनस t1 t1 t2, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा था, x लिया था मैंने यहाँ पे। तो उस तरीके से आप देखो, यहाँ पे अगर मैं स्लोप लिखूं, इसका स्लोप में किस तरीके से लिखूंगा, y1, तो जैसे कि मैं फाइनल पहले लिख रहा हूं, तो y2 माइनस y1, ठीक है। जैसे ऊपर मैंने लिखा इक्वेशन, सेम इक्वेशन यहां पे भी लिखूंगा, t2 माइनस t1। अब देखो यहां पे, हियर y1 is greater than y2, which implies y2 minus y1 is less than 0। तो t2 minus t1 is already positive, so नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, यानी कि ये माइनस है, दिस इज प्लस, सो इट विल गिव अस नेगेटिव, ठीक है। तो विच इंप्लाइज स्लोप इज नेगेटिव, यानी कि नीचे ही जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। स्लोप नीचे का मतलब क्या है, नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है कि जहां पे हम पहले थे उसके बाद जब हम आगे गए तो हम नीचे जा रहे हैं। यानी कि अगर हम किसी रोड से चल रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें चढ़ाई नीचे जा रही है, ठीक है, पहले हम यहां पे थे तो फिर हम यहां पे, तो ये स्लोप नीचे जा रहा है। अगर हम यहां से बात करेंगे तो स्लोप इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो ये चीजें यहां पे, स्लोप इज नेगेटिव, हेंस वेलोसिटी इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब थर्ड पॉइंट क्या है यहां पे, थर्ड पॉइंट हम लेंगे, इफ द टेंजेंट at a point on position time graph is parallel to time axis, then velocity is 0। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें हमारा जो ग्राफ, जैसे हमने पहले इस तरीके से दिखाया, फिर हमने इस तरीके से दिखाया, अब अगर इस तरीके से है, स्ट्रेट रह रहा है, तो दैट मीन्स देयर इज वेलोसिटी 0, यानी कि टाइम के साथ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे छोटा सा ही ग्राफ बनाऊंगा इसका। सपोज दिस इज टाइम, दिस इज पोजिशन x। तो ये क्या बता रहा है हमें, लेट अस सपोज कि इसका कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है ऑलरेडी x0। तो उसके बाद क्या हो रहा है, ये रेस्ट में है, तो अब चाहे जितना भी टाइम पास हो रहा हो, इट इज नॉट मूविंग। तो यहां पे क्या है, अगर मैं सेम इक्वेशन को लिखूं, देखो अब यहां पर
अगर मैं इन दो पॉइंट्स को कंसिडर करता हूं, दिस इज T1, दिस इज T2, तो y1 विल बी इक्वल टू y2. सो स्लोप की इक्वेशन क्या है मेरी? स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन T2 माइनस T1. सो y2 इज इक्वल टू y1, दैट मीन्स 0 अपॉन समथिंग. तो स्लोप क्या बन गया हमारे यहाँ पे? स्लोप इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे दैट मीन्स कि स्लोप 0 है, दैट मीन्स वेलोसिटी 0, यानी कि बॉडी मूव ही नहीं कर रही है. ठीक है. अब एक और केस में यहाँ पे मर्ज कर रहा हूं इसके साथ. सपोज मान लो ग्राफ हमारा एक इस तरीके से आ रहा है. ठीक है. सो ये क्या है? वेलोसिटी इक्वल टू 0, यानी कि टाइम तो पास नहीं हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो रैपिडली चेंज कर रहा है अपनी वेलोसिटी को, यानी कि अपनी पोजीशन वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम तो बहुत 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 कम है, बहुत ज्यादा कम. यानी कि कुछ बताया हमने यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट इज एट द सेम टाइम इट इज समवेयर अराउंड 300 किलोमीटर, 5000, 5 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जो भी, जहां पे भी ये बहुत दूर जा रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा स्पीड है. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? अगर मैं यहाँ पे y1 इसको लेता हूं, y1 सपोज सेम पॉइंट को y1, तो y2 तो मुझे पता नहीं है, यानी कि इट इज ए इनफाइनाइट नंबर. तो अगर मैं इसका स्लोप फिर लिखूं, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1. ठीक है. तो ये दोनों का तो मुझे पता नहीं, ये तो काफी बड़ा है, दैट मीन्स दिस इज श्योरली पॉजिटिव, क्योंकि y2 तो यहाँ पे, y1 तो पता नहीं कहां पे, बहुत बड़ा नंबर है. लेकिन T2 माइनस T1 एज T2 इज इक्वल टू T1, यानी कि 0 नीचे आ रहा है, तो दैट मीन्स स्लोप इज इक्वल टू इंफिनिटी, यानी कि विच इंप्लाइज वेलोसिटी इज इनफाइनाइट. ठीक है. तो विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल. ठीक है. तो ये था हमारा इसके मुतालिक ये सारी चीजें जो हम यहां पे डिस्कस कर रहे थे. अब हम इसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी का. ठीक है. तो अब हम उसको स्टार्ट करते हैं यहां पर. सो यहां पे मैंने डेफिनेशन लिखी रिलेटिव वेलोसिटी की. तो इसकी मैंने दो डेफिनेशंस लिखी, तो दोनों को मैं मैथमेटिकली आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये होता क्या है. तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर इज द वेलोसिटी विथ विच वन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. दिस इज फर्स्ट डेफिनेशन. मैं आपको बताऊंगा इसको क्या होता है किस तरीके से. सेकंड मैंने क्या लिखी? रिलेटिव वेलोसिटी is defined as the time rate of change of relative position of one object with respect to another. ठीक है. तो मान लो दो इंसान चल रहे हैं. ठीक है. सपोज एक इंसान 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है. ठीक है. तो दूसरा इंसान क्या है? वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है. ठीक है. तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है फिर? 10 किलोमीटर पर आवर का, क्योंकि जो दूसरा जो 20 किलोमीटर पर आवर से भागने वाला इंसान है उसकी स्पीड क्या है? एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर किससे ज्यादा है? यानी कि पहले वाले से, जिसकी 10 किलोमीटर पर आवर है. तो इन दोनों के बीच में मान लो कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, दिस इज ट्रू व्हेन दे आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन. तो मान लो ये दोनों जा रहे हैं, जब ये निकले तो इंस्टेंटली ये जो सेकंड इंसान है जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ये पहले वाले को ओवरटेक करेगा. ठीक है. तो दैट मीन्स कि पहले वाला कम चल रहा है उससे. मान लो कि 1 घंटे में दोनों ट्रेवल करेंगी, दोनों इसी स्पीड से भागेंगी, तो पहला वाला जो है वो 10 किलोमीटर कवर करेगा. लेकिन जो दूसरा वाला है, इफ ही कंटिन्यूज टू ट्रेवल फॉर एन आवर, वो कितने किलोमीटर्स कवर करेगा? 20 किलोमीटर्स. समझ में आ रहा है यहां पे? तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों की वेलोसिटी के बीच में, यानी कि दूसरे वाले और पहले वाले की वेलोसिटी में, तो इट इज रिलेटिव वेलोसिटी. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बताना होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पर्सन 1 जो 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन बी जो 20 किलोमीटर, तो दैट विल बी VA माइनस VB, यानी कि 10 माइनस 20, यानी कि -10 आ गया.
तो यानी कि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो पहला इंसान है वो 10 किलोमीटर कम स्पीड से जा रहा है एज कंपेयर टू सेकंड वाले जो 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। तो यहां पे इस एग्जांपल को मैं अगर यहां पे लिखूं, फॉर एग्जांपल यहां पे पर्सन ए है, ठीक है, इट इज गोइंग विथ 10 किलोमीटर पर आवर, एंड यहां पे पर्सन बी है, ये जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब अगर मैं बताऊं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, देन मैं क्या लिखूंगा यहां पे वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, यानी कि 10 माइनस 20, सो दैट इज -10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उससे वो कम है। अब अगर मैं बताऊं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो दैट मीन्स वी बी ए दैट विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, यानी कि 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर मैं बताऊं कि दूसरे वाले की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या है, तो मैं लिखूंगा डायरेक्टली जो उसकी स्पीड है माइनस जो उस वाले की जिसके कंपेयर में उसकी हम स्पीड बोल रहे हैं, जिसके कंपेयर में हम उसकी वेलोसिटी बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स 20 माइनस 10 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली अगर हम सिंपल टर्म्स में बताएंगे तो ये मैं पहली चीज ये नोट करके रख लीजिए, मैं उस केस की बात कर रहा हूं जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। एक साइड में जिस तरीके से रेस होती है, अगर ये दोनों रेस कर रहे हैं यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तब ये ट्रू है, तब हम लिख सकते हैं उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है यानी कि माइनस से जो हमें मिलेगा दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। लेकिन अगर केस कुछ इस तरीके से है, अब अगर केस इस तरीके से है, मैं इसी चीज को यूज कर लेता हूं, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं केस नंबर 1, ठीक है। तो ये मान लो इस तरीके से 20 किलोमीटर पर आवर, केस नंबर 2। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे डायरेक्टली अगर मैं बताऊं वी बी ए या वी बी ए इज इक्वल टू वी ए बी, दैट विल बी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, दैट विल बी इक्वल टू 20 प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे क्या होगा, देखो आपने ट्रैवल किया होगा गाड़ी में, ठीक है। दोनों केसेस को मैं यहां पे आपको बताता हूं, दोनों केसेस किस तरीके से होते। अगर मान लो कि आप किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, मान लो आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं, तो कोई बस जा रही है रोड पे, तो वो जो बस है सपोज मान लो उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं, तो लेट अस सपोज आपकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो एट एन इंस्टेंट आप उसको ओवरटेक करेंगे, आगे निकल जाएंगे, लेकिन ड्यूरिंग दैट ओवरटेकिंग जब आप उस गाड़ी को बस को क्रॉस कर रहे होंगे, आप अगर उस बस की तरफ देखोगे तो आपको लगेगा कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं। उससे पहले या उसके बाद अगर आप बाहर आउटर सरफेस में देखोगे, आउटर एनवायरनमेंट में, आपको लगेगा हम बहुत तेज चल रहे हैं, लेकिन जब आप उस गाड़ी की तरफ देखोगे तो वहां पे आपको लगेगा कि हम स्लो चल रहे हैं, बहुत ही कम स्पीड। तो दैट इज वो स्पीड कितनी है, दैट इज दिस डिफरेंस ओनली 80 माइनस 50, क्योंकि उसकी आपकी स्पीड 80 है, उसकी स्पीड 50 है, तो वो 50 पहले कट हो जाता है, जो रिमेनिंग 30 होता है वही आपको ऑब्जर्व होता है वहां पे। क्लियर है। अब मान लो सेकंड केस, आप इस डायरेक्शन से जा रहे हैं, वो दूसरी डायरेक्शन से, वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो आपकी स्पीड सेम रखेंगे 50 किलोमीटर 80 किलोमीटर, आपकी स्पीड 80 किलोमीटर। जब पहले आप देखोगे तो आपको ऑब्जर्व होगा, जब आप बाहर रोड की तरफ देखोगे, किसी चीज को देखोगे, तो यू विल फील दैट 80 किलोमीटर स्पीड। लेकिन जब उस गाड़ी को आप क्रॉस कर रहे होंगे, तो उस टाइम आपकी स्पीड क्या होगी,
दैट विल बी 80 + 50, दैट विल बी 130 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज द यहां पे सिनेरियो इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो यहां पे आपको नोट क्या करना है, पहली चीज, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे दोनों बॉडीज या ऑब्जेक्ट्स, तो उस टाइम आप डिफरेंस देखेंगे, जो उनके बीच में डिफरेंस होगा दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। किसकी निकाल रहे हैं, अगर आप पहली की बात कर रहे हैं तो उसको पहला रखेंगे, अगर दूसरे की बता रहे हैं तो दूसरा रखेंगे, इस तरीके से। सेकंड केस क्या है, जब अपोजिट में जा रहे होंगे तो उस टाइम आप दोनों का सेम होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, सिर्फ उनका सम लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम जाएंगे एक्सप्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो अब हम यहां पे एक्सप्रेशन निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, ठीक है। कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स, लेट अस सपोज मैं दो ऑब्जेक्ट्स को यहां पे कंसिडर करता हूं। या पहले मैं ऑरिजिन बना लेता हूं, या इस तरीके से कुछ, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज ऑरिजिन, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट बी है। अब इसकी स्पीड, इसकी मान लो या 1 और 2, तो इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है। लेट अस सपोज ये ऑरिजिन से कितना दूर है, x01, और ये x02 है। तो अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा पहले वाले की, इसकी इक्वेशन में किस तरीके से लिखूंगा, अब जो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करी गया डिस्टेंस, सो दैट विल बी इक्वल टू x1 इज इक्वल टू, देखो इनिशियली x01 इसने ऑलरेडी कवर करके रखा है, तो x01 प्लस, अब जो ये अपनी स्पीड की वजह से करेगा दैट मीन्स, क्योंकि हमें पता है v इक्वल टू x अपॉन टी, तो दैट मीन्स x इक्वल टू वी टी। तो टाइम दोनों के लिए सेम हमने रखा है कि इस टाइम में कितना ट्रैवल करेंगे, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा फिर, v1 इंटू टी। तो सेम तरीके से इसका मैं लिख सकता हूं x2 विल बी इक्वल टू x02 प्लस v2 टी। तो ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए, ठीक है। तो सपोज मान लो दिस इज हमारा इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें क्या करना है, हमें अब रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है, क्योंकि हम रिलेटिव वेलोसिटी अभी तक हम इंडिविजुअली इनके साथ डील कर रहे थे, इसका इक्वेशन लिखा, इसका इक्वेशन लिखा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, जब हमें पता है कि हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, तो यहां पे हम क्या करेंगे, लेट अस सब्ट्रैक्ट सेकंड एंड फर्स्ट, सो वी गेट x2 माइनस x1 लेफ्ट हैंड साइड का, दिस माइनस दिस, और क्या लिखेंगे इज इक्वल टू x02 माइनस x01, ठीक है, प्लस क्या हो गया यहाँ पे v2t माइनस v1t, क्योंकि t तो मैंने अभी पहले आपको बता के रखा कि दोनों के लिए हम सेम रखेंगे, ठीक है। तो लेट ये जो x2 माइनस x1 है, यही इन दोनों के बीच जो है, इसको हम यहाँ पे एजम्पशंस लेंगे। लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू x, ये x02 माइनस x01, इसको हम रखेंगे x0 के बराबर, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू x0 प्लस, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, तो t को हम बाहर निकालेंगे v2 माइनस v1। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया किसके लिए, जो यहाँ पे और मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस x0 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू टी। तो ये हमारा रिलेटिव पोजीशन, यानी कि पोजीशन क्या है 1 की विथ रेस्पेक्ट टू, तो इस तरीके से। तो अब हम चूंकि हमें निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी, तो हम सिंपली लिखेंगे v2 माइनस v1, क्योंकि हमें पता है कि दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। अभी हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया, तो किसके बराबर लिखेंगे, x माइनस x0 अपॉन टी। तो यहां पे आपको दोनों पोजीशंस, दोनों यहां पे डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई। दिस इज द फर्स्ट वन, जो मैंने बताया कि फर्स्ट यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, उन दोनों के बीच में डिफरेंस, एंड दिस इज ट्रू ओनली व्हेन दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। सेकंड हमने क्या बताया था, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन।
यानी कि दिस इज रिलेटिव पोजिशन। यहां पे अगर मैं बताऊं x माइनस एक्स नॉट, दिस इज रिलेटिव पोजिशन, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजिशन। तो अब हम इसका पोजिशन टाइम ग्राफ देखेंगे। तो यहां पे आपको ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है, यही इक्वेशन है रिलेटिव वेलोसिटी की। चाहे आपको फिर इसको किस तरीके से आप देखेंगे, चाहे इससे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, क्या निकालना हो, वो आप इसी से निकालेंगे, क्योंकि हम आगे जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहां पे और क्लैरिटी इसके बारे में आएगी। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ रही होगी चीजें, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ इन रिलेटिव वेलोसिटी। और हाँ, याद रखना कि ये जो अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें, ये हम सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां पे हम इसके वेरियस केसेस है। फर्स्ट केस क्या लेते हैं, केस नंबर 1, इफ टू ऑब्जेक्ट्स A and B are moving with same velocity, ठीक है। जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो उस टाइम क्या होगा, देखते हैं यहां पे। तो यहां पे हम इक्वेशन को पहले यहां पर ले आते हैं। तो देखो गिवन क्या है हमारा व्हेन, तो यहां पे v2 इज इक्वल टू v1 है, दैट मीन्स x माइनस एक्स नॉट अपॉन टी इज इक्वल टू 0। यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन से जा रहे हैं, यानी कि दोनों एक ही स्पीड के साथ जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है, अगर दो इंसान स्टार्ट करेंगे एक ही पॉइंट से, या मान लो आपसे आगे है वो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, अगर वो सेम स्पीड के साथ फॉर एग्जांपल 10 इयर्स 1 आवर 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स, क्या वो एक दूसरे को पकड़ पाएंगे? नहीं, आंसर इज नो, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दोनों की स्पीड सेम है, दे विल नेवर कॉट ईच अदर, यानी कि वो मीट ही नहीं करेंगे। तो दैट मीन्स अगर मैं इस सिनेरियो का ग्राफ ड्रा करता हूं इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मैं बना रहा हूं। सपोज दिस इज टी, दिस इज एक्स। सपोज मान लो यहां पे है ऑलरेडी, या यहां पे इस तरीके से, सपोज मान लो ये ओरिजिन है, ऑब्जेक्ट 1 यहां पे है, ठीक है। तो वो यहां से स्टार्ट किया, तो ये इसकी वेलोसिटी है v1। सेकंड मान लो, यानी कि इसका क्या है, x01 इज इक्वल टू 0। तो दूसरा क्या है यहां पे, x02, दिस इज x02। तो ये भी स्टार्ट कर रहा है लेकिन सेम स्पीड, दैट मीन्स यहां पे जब हम स्लोप लेंगे, स्लोप इज इक्वल, तो यहां पे जितनी यहां पे डिफरेंस है वही यहां पे भी है, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ क्या हो रहा है, यहां पे दे विल नेवर मीट, विल नेवर मीट। तो ये इस तरीके से है। अब देख लो दूसरा केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2, इफ v2 इज ग्रेटर देन v1। तो इसका मतलब क्या है, v2 माइनस v1 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव है। तो अब इसका मतलब क्या है, अब इसको अगर हम ड्रा करेंगे तो यहां पे देखो, पहले हम इक्वेशन को ले आते हैं यहां पे, ठीक है। तो यहां पे सीन कुछ इस तरीके से है, v2 माइनस v1 दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस x माइनस एक्स नॉट इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। यहां पे हम t की बात करें, यहां पे t2, यहाँ डिफरेंस, टाइम डिफरेंस की बात नहीं करें, यहाँ पे टाइम की बात करें, एक्चुअल टाइम की, तो एक्चुअल टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो क्या आएगा हमारा,
देखो यहां पर सपोज दिस इज t, दिस इज x। सपोज मान लो ये वाला ग्राफ इस तरीके से है, दिस इज v1। अब v2 क्या है, अब यहां से आपको समझ में आएगा, अगर मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं तो इस तरीके से जाएगा, क्योंकि स्लोप, इसका स्लोप जो है वो इससे ज्यादा है। यानी कि अगर ये इतना है, इस तरीके से इसकी चढ़ाई है v1 की, तो v2 इतना है। मतलब क्या है कि अगर 10 डिग्री v1 है, यानी कि ऑब्जेक्ट 1 10 डिग्री से जा रहा है, 10 डिग्री की चढ़ाई से जा रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट 2 है वो 20 डिग्री से जा रहा है। मैं समझा रहा हूं, यहां पे मैं एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बता रहा हूं, कुछ ऐसा नहीं है। तो यहां पे मैं सिंपली समझा रहा हूं, यहां पे इसका जो स्लोप है वो कम है, वो ज्यादा है इस वाले से, यानी कि v2 इज ग्रेटर देन v1, सो दैट मीन्स द ग्राफ इज डाइवर्जिंग। यानी कि इसका नेचर क्या है, डाइवर्जिंग। ठीक है, तो दैट मीन्स दे विल नेवर मीट। बट अगर हम इसको इलोंगेट करते पीछे ले जाते तो दैट मीन्स दे माइट हैव बीन एट द सेम पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन इंस्टेंट लाइक दिस, they might have started from the same point but they are going too far away from each other। ठीक है, कुछ इस तरीके से, या हम इसको इस तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं। अब मैं दूसरे कलर में दूसरा ग्राफ इसका बना लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, तो दूसरा ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर हम इसको इस तरीके से elongate करते हैं तो ये यहां से स्टार्ट हुए होंगे, लेकिन चूंकि हमारा टाइम यहां से स्टार्ट हो रहा है तो दैट मीन्स दे आर सम डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सपोज मान लो दिस इज x01 एंड दिस भी x02। तो इस तरीके से ये वाला केस है। अब केस नंबर 3 पे जाते हैं हम। केस नंबर 3 क्या है, इफ v1 is greater than v2 which implies v2 minus v1 is less than 0, यानी कि नेगेटिव। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, अब देख लो, लेट अस टेक द सेम ग्राफ, दिस इज t, दिस इज x। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसकी वेलोसिटी v1 है, ये मैं रखता हूं यहां पे x01, चाहे ओरिजिन से यहां से। तो दूसरा ग्राफ सपोज मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से मान लो, लेकिन इसका जो स्लोप है वो अब की बार कम है, तो दैट मीन्स दे आर गोइंग टू मीट समवेयर। चाहे हम वहां तक उसको वहां पे कैलकुलेट करेंगे या ना करेंगे, लेकिन दे आर गोइंग टू मीट इन द फ्यूचर। तो इससे हमें यहां पे ये बता सकते हैं दे आर कन्वर्जिंग, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू मीट इन फ्यूचर। या यहाँ पे अगर हम इस तरीके से बना सकते हैं, तो यहाँ पे ये वाला टाइम, इस वाले क्या हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के साथ इक्वेट करते हैं, देन वी विल गेट द टाइम एट विच दे आर गोइंग टू मीट। ठीक है, तो ये चीजें इस तरीके से है। तो अब हम इन जनरल लिखेंगे एक एक्सप्रेशन, इन जनरल में लिख के रखता हूं नोट, इन जनरल, इन जनरल for objects A and B going in same direction, then VBA is equal to VB minus VA or VAB is equal to VA minus VB। ये कौन सा केस है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देन VBA इज इक्वल टू VAB इज इक्वल टू VA प्लस VB और VB प्लस VA, क्योंकि कम्यूटेटिव है, यहाँ पे हम VA प्लस VB इज इक्वल टू VB। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस जर्नी, स्मॉल जर्नी का। तो अब हम एक यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसके साथ हम एंड करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है,
तो क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, a particle moves along a circle of radius r, a particle moves along a circle of radius r। सो क्वेश्चन हमारा इस तरीके से यहाँ पे स्क्रीन पे हमारे, a particle moves along a circle of radius r, it starts from a in anti-clockwise, calculate the distance and displacement traveled by it। तो हमें क्या बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसका। तो पहली चीज हम यहां पे क्या बताएंगे, अगर हमें पता होगा, सरकमफ्रेंस। पहले हम बात करेंगे सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, तो ये चीज नोट करके रखो या याद करके रखो, जो भी मतलब ये जो लेंथ, इसका मतलब क्या है, ये जो लेंथ है इस सर्कल की, ठीक है, ये क्या होगा, इट विल बी हमेशा 2 पाई आर। अब आर का वैल्यू क्या है, वो डिपेंड करेगा कितना बड़ा सर्कल है आपका। ठीक है, तो यहां पे अब यहां पे मैं पहले एक चीज लेता हूं। ठीक है, यहां पे मैं एक पार्ट को ले लेता हूं पहले, क्योंकि पार्ट ए में बता रहा है फ्रॉम ए टू बी कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैं पहले इस पार्ट को देखता हूं। यहां पे ये कुछ इस तरीके से है, क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो ऐसा है कुछ, ऐसा है कुछ। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज ओरिजिन। अब देख लो, अगर मैं यहां पे डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस मेरी यहां पे है अलोंग दिस सर्कुलर पाथ। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस थिंग, वो डायरेक्टली दैट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो दैट मीन्स अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी होगी तो मैं इस पॉइंट को इस पाथ को कंसिडर करूंगा डिस्टेंस के लिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे डायरेक्टली इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करूंगा फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब हम डिस्टेंस देखते हैं। चूंकि हम फॉर फुल सर्कल, फॉर एन फुल सर्कल के लिए, फॉर ए फुल सर्कल path is equal to 2 pi r, then for quadrant, then for a quadrant it will be 1/4 of 2 pi r। सो क्या बनेगा यहाँ पे, डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पे, सो ए बी विल बी इक्वल टू ए बी। जब मैं वेक्टर के बगैर लिखूंगा तो समझ लेना कि डिस्टेंस है, जब वेक्टर के साथ लिखूंगा तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 2 पाई आर अपॉन 4, सो दैट विल बी इक्वल टू पाई आर अपॉन 4। ठीक है, तो मुझे क्या क्या बताया जा रहा है, डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस रही हमारी, तो ये फर्स्ट पार्ट है। सो अब अगर मैं ए बी निकालना चाहूंगा तो मैं किस तरीके से लूंगा, देखो ये तो मुझे पता है, दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर। तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यहाँ डायरेक्टली क्या लिखूंगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे चूंकि एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, तो दैट मीन्स उस पार्ट को हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूंगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, विच इंप्लाइज वेक्टर ए बी विल बी इक्वल टू, ओ ए कितना है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, विच इंप्लाइज 2r स्क्वायर का अंडर रूट। सो स्क्वायर और रूट इसका कैंसल हो गया, सो दैट मीन्स
डिस्प्लेसमेंट ए बी जो है हमारा यहाँ पे आएगा √2r। तो सेम तरीके से ए सी को भी कर सकते हैं, वहां पे क्या होगा, अब अगर हम सेकंड पार्ट को लेंगे, यहाँ पे मैं दिखाता हूं, फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो किस तरीके से बनाऊंगा मैं ऐसा बनाऊंगा हाफ सर्कल। तो ये एग्जैक्टली सर्कल नहीं बना तो ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज ऑरिजिन। तो डिस्टेंस यहाँ पे मेरी क्या है, फ्रॉम ए बी, तो ये मेरी डिस्टेंस है और दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट। तो चूंकि ये भी आर है, ये भी आर है, तो डिस्टेंस क्या है मेरी, डिस्टेंस यहाँ पे अब हाफ सर्कल, सर्कल का हाफ है, तो दैट मीन्स डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू 2πr अपॉन 2। तो पहले हमने क्या लिखा था 4, यहाँ पे अब 2 क्योंकि हाफ है, तो 2 और 2 कैंसिल, यानी कि πr। अब अगर ए सी डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो इस इज डायरेक्टली r प्लस आर, यानी कि r प्लस आर विच इज इक्वल टू 2r। तो इस तरीके से आप सेकंड थर्ड पार्ट को आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो मैंने चीजें यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ाई, इस क्लास में पढ़ाई, वो आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।